राष्ट्रीय भावधारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। 1928 ईस्वी में प्रकाशित उनके पहले काव्य संकलन विजय संदेश से स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता उनके मूल थी। वे 1928 में प्रकाशित ललकार शीर्षक कविता में कहते हैं, निहत्थे जनों का समर देख लेना, निबल आपका ही असर देख लेना, न यूं हम रहेंगे निरीह भीत होकर, समय पर कसेंगे कमर देख लेना, डटेंगे कटेंगे मरेंगे बढ़ेंगे, हमें आफतों में बहर देख लेना, न आधी न तेरे रहेंगे कभी अब, रहेंगे तो पीते जहर देख लेना, कहें क्या अभी हाँ जमाना तो आए, चढ़े देश पर ही ये सब देख लेना। 1935 में प्रकाशित रेणुका, 1940 में प्रकाशित पुकार में उनकी राष्ट्रीय चेतना का एक उन्मेष दिखाई देता है। 1944 में प्रकाशित इतिहास के आंसू में संकलित वैशाली शीर्षक कविता में दिनकर ने लिखा है, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज उस प्रजातंत्र की माता, डूबा है दिनमान इसी खंडहर में डूबी राका, छिपी हुई है यही कहीं उन्होंने राज राका, उनको उसे जगाओ उनको जिनकी ध्वजा गिरी है, जिनके सो जाने से सिर्फ खाली खड़ा है। हम दिनकर जी के राष्ट्रीय काव्य दो भागों में बांट सकते हैं, आजादी की लड़ाई के दौरान लिखा गया काव्य और आजादी मिलने के बाद लिखा गया काव्य। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राष्ट्रभक्ति आवेश का विषय बन गई। अतः स्वाभाविक रूप से उस दौर की उनकी राष्ट्रवादी कविताओं में आवेग और आवेश है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इस आवेग को थम जाना चाहिए था, लेकिन विडंबना यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बावजूद जन सामान्य की आशाएं पूरी नहीं हुई। इसे उन्होंने भी पूरी संजीदगी से अनुभव किया कि हमारा स्वराज कहीं अटक गया है, और यदि स्वराज कहीं मिला भी है तो सुराज स्थापना नहीं हो पाई है। स्वभावतः इस मोहभंग को उन्होंने अपनी कविताओं में पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है। गौरतलब है कि जिस राजनीतिक दल ने संसद के उच्च सदन में उन्हें सदस्य मनोनीत किया था, तब देश में उसी दल की सरकार थी। बावजूद इसके रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए तत्कालीन सरकार की जनविरोधी विरोधी नीतियों की भर्त्सना की। राष्ट्र की अगतिशीलता के विभिन्न कारणों को उन्होंने बड़े ही तीखे स्वर में व्यक्त किया। वे लिखते हैं कि न्याय बन चुका आज तुम्हारे कलुष करों का कंदुक, बिठा रहे निर्णय पीठों पर चुन चुन कर सत्ता शुभ अंश हर्म को सजा रहे तुम बकलूक ताकों से, मल में परिमल सूंघ रहे तुम लुप्त नाक पांखों से, गज मस्तक पर बिठा रहे अपने आंगन के घर को, सिंह शीर्ष उपहार दे रहे कौटुंबिक बानर को, वृद्ध विदीर्ण कराह रहा जनवृंद शोक शूलों से, मरण मरण बस मरण प्रवाह जीवन के फूलों से, सर्व समाज संविधान से पूछ स्वार्थ के जूते, लदे आ रहे तुम सत्ता पर छल पंच के जूते, भेद भंग से पद प्रलोभ से कपट कूट पशुबल से, लोक शीश पर चढ़े दहते विघ्न नरकानल से, लाठी लंठ लुटेरों लुच्चों के पैशाचिक बल तक दम तोड़ता अनाथ को पर। ध्यान देने की बात यह है कि दिनकर प्रकृति प्रेम के सहारे देश प्रेम तक पहुंचे थे। उनको इस देश की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और इतिहास से अनन्य अनुराग था। उनका वही देशानुराग और संस्कृति प्रेम संस्कृति के 4 अध्याय शीर्षक गद्य ग्रंथ में परिलक्षित हुआ है। परंतु दिनकर का देश प्रेम न तो पश्चिमी पागलपन का नस्लवाद है, न घृणा पर केंद्रित राष्ट्रवाद। वह पराधीन भारत में भारतीय जनता के शोषण और तबाही का यथार्थ है। वह अंग्रेजी उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के प्रति आक्रोश से उपजा देश प्रेम है। दूर साम्राज्यवादी व्यवस्था में घुटते हुए युवक का वो भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध कांग्रेस की गांधीवादी विचारधारा के समानांतर एक क्रांतिकारी धारा भी रह रही थी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के बाद नवयुवकों और क्रांतिकारियों के हृदय में आक्रोश और आवेग उफान मारने लगा था। स्वभावतः भारतीय राष्ट्रवाद उग्रतर रूप धारण करने लगा। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी देश के युवाओं के मन प्राण में बसने लगे। संयोगवश इसी दौर में दिनकर की राष्ट्रीय चेतना रूप और आकार ग्रहण कर रही थी। विजय संदेश जो 1928 में प्रकाशित हुआ, 1935 में प्रकाशित रेणुका और 1940 में प्रकाशित पुकार की कविताओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि उग्र राष्ट्रवाद की क्रांतिकारी चेतना युवा कवि दिनकर के मन को मोह रही थी। उनकी कविताओं में उग्र राष्ट्रवाद का यह सिलसिला 1933 में प्रकाशित हिमालय के प्रति शीर्षक कविता की रचना से लेकर 1947 में प्रकाशित सामधेनी नामक काव्य संकलन की कविताओं तक चलता है। उनकी कविताओं में जो आक्रोश का प्रखर स्वर या गर्जन तर्जन दिखाई देता है,
वह तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों में स्वाभाविक था। उनकी उग्र राष्ट्रीय चेतना 1933 ईस्वी में रची गई हिमालय के प्रति शीर्षक कविता में बहुत स्पष्ट रूप में विद्यमान है। वे लिखते हैं कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग वीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटाते अर्जुन भीम वीर। 1930 के नमक सत्याग्रह की कामयाबी के फलस्वरूप अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अब भारत में उनका राज बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा और उन्हें भारतीयों को सत्ता में भागीदारी देनी ही होगी। इसी के मद्देनजर ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ। इसमें भाग लेने के लिए मदन मोहन मालवीय, भीमराव अम्बेडकर, आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना तो गए ही, महात्मा गांधी भी इसमें गए। इधर क्रांतिकारियों ने अपने ही अंदाज में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। यद्यपि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, तथापि उनके बलिदान ने इस देश की चेतना को झकझोर कर रख दिया। निश्चित रूप से दिनकर की उपर्युक्त पंक्तियों में युधिष्ठिर महात्मा गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अर्जुन भीम जैसे वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का कवि यहाँ स्पष्ट तौर पर कहना चाहता है कि युधिष्ठिर यानी महात्मा गांधी को जहाँ जाना हो जाए, लेकिन अर्जुन और भीम यानी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर योद्धा यहाँ फिर से लौट आए। प्रकारांतर से कवि यह कहना चाह रहा है कि तत्कालीन परिस्थितियों में हमारे हतदर्प देश को शांतिवाद की बजाय प्रचंड क्रांतिवाद की जरूरत है। क्रांतिकारी चेतना से भरे युवा वर्ग को देश की पराधीनता बेचैन कर रही है। इसलिए हिमालय का कवि यह कहता है कि रे मौन तपस्या लीन यति पल भर को तो कर त्रिकोणमेश, रे ज्वालाओं से त्यक्त विकल है तड़प रहा पद पर सुदेश। इस कविता में हिमालय वस्तुतः भारत की युवा शक्ति का प्रतीक है। उसको लक्ष्य करके कवि कहता है कि यहाँ तुम्हारे पैरों पर गुलामी की आग में झुलसा हुआ तुम्हारा प्यारा देश विकल होकर पड़ा हुआ है, इसके बावजूद तुम मौन और निष्ठुर रहते हुए। ऐसा कहकर कवि अपने देश की युवा शक्ति का आह्वान कर रहा है ताकि उसकी चुप्पी, उदासीनता और निष्क्रियता दूर हो और उसके भीतर दबी हुई क्रांति की चिंगारी किसी दावानल की तरह फैल। कवि देश की युवा शक्ति से यह भी कहता है कि तुम्हारी उदासीनता के कारण भी तुम्हारा देश अधोगति को प्राप्त हुआ है। कितनी मणियां लुट गई, मिटा कितना तेरा वैभव शेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। राष्ट्रकवि दिनकर भारत की युवा शक्ति के असीम बल से परिचित थे। उन्हें पता था कि यदि नवयुवकों की सोई हुई शक्ति को जगा दिया गया तो फिर स्वतंत्रता का सवेरा होकर ही रहेगा। हिंदी साहित्य में दो रचनाकारों मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ और इन्हें राष्ट्रकवि इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने राष्ट्र की प्रबलतम आकांक्षा को सर्वाधिक शक्ति और आसक्ति के साथ व्यक्त किया था। पराधीनता के उस दौर में राष्ट्र की प्रबलतम आकांक्षा संघर्ष के पथ पर चलकर स्वाधीनता प्राप्त करने। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, जबकि दिनकर को यह उपाधि स्वयं हिंदी समाज ने दिया। हिंदी भाषी जनता ने अपने प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि की उपाधि इसलिए दी क्योंकि वे बड़े व्यापक आधार और धारणा वाले कवि थे। यह विरुद्ध प्रदान किए जाने का मुख्य कारण दिनकर के काव्य का वह प्रखर राष्ट्रवादी स्वर था, जिसमें भारत की राष्ट्रीय चेतना और उसकी सांस्कृतिक अस्मिता का गौरवबोध समाहित था और जो जनसामान्य को अनुप्राणित करने में समर्थ। दिनकर ने एक चिंतक और विचारक के रूप में भारत राष्ट्र की अवधारणा और उसकी राष्ट्रीयता पर गंभीरता से विचार किया है और ऐसा करते हुए वे भाषा, राष्ट्र और राष्ट्रीयता संबंधी किसी संकीर्णता के शिकार नहीं। वे भारत की समावेशी संस्कृति के अनन्य गायक थे। उन्होंने अपनी कविताओं द्वारा भारत के सर्वतोभद्र सांस्कृतिक व्यक्तित्व को उभारने का यथेष्ट प्रयास किया है। भारत के गौरवशाली अतीत के प्रति मोहासक्त होने के बावजूद वे यह भी कहते हैं कि जिए देश का वह अतीत जो आगे जी सकता है, पिए हिंद नूतन प्रकाश जितना भर पी सकता है, तो गत के साथ अनागत का संघर्ष मुक्त चलने दो, सूख चुकी जो स्वयं शीर्ण उस शाखा को जलने दो, पर तुम रहो तटस्थ, शस्त्र मत दो भविष्य गत को, भारत स्वयं बचा लेगा अपने स्वरूप शाश्वत को, जितना ही यह देश अंधड़ों के झोंके खाता है, पुनः आप अपने समान उतना ही हो जाता है। उन्होंने जिस प्रकार के सर्वतोभद्र भारत राष्ट्र का स्वप्न देखा था, उसका समग्र स्वरूप इसको नमन करूं मैं शीर्षक कविता में सर्वाधिक मुखर रूप में व्यंजित हुआ है। वे कहते हैं, भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है, जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा भारत जीवित का स्वर है। उनकी भारतीयता विश्व बंधुत्व से संवलित दिखाई देती है। उनके चिंतन में भारतवर्ष की तेजस्विता के साथ ही एक उदार छवि भी नजर आती है। कदाचित इसीलिए
लोग उनको राष्ट्रकवि कहते हैं। राष्ट्रकवि उसे कहना चाहिए, ये दिनकर का मानना है, कि जो अपने देश की प्रत्येक संस्कृति को अपने में समो लेता है, जो देश के प्रत्येक वर्ग का अपने को प्रतिनिधि समझता है और सभी संप्रदायों के बीच जो देशगत एकता है उसे मुखर बनाता है। इसी प्रकार विश्व कवि उसे कहना चाहिए जो दुनिया के हर देश के भीतर जो अंतर्राष्ट्रीय तत्व है उसे वाणी दे। विश्व कवि बनने की पहली शर्त यह है कि राष्ट्र कवि, जो राष्ट्र के विभिन्न अवयवों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वह विश्व के विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा। और भारत में जो भी राष्ट्र कवि होगा उसे विश्व कवि ही समझना चाहिए, क्योंकि भारत छोटे पैमाने पर सारे संसार ही है। जैसे प्रत्येक राष्ट्र अपनी अभिव्यक्ति के लिए लालायित रहता है, ठीक उसी प्रकार देश का प्रत्येक संप्रदाय अपनी अभिव्यक्ति खोजता है। राष्ट्र पुरुष और राष्ट्र कवि बनना समान रूप से कठिन कार्य है। दोनों के लिए असीम धैर्य और अपरिमित उदारता की आवश्यकता है। दिनकर जी ने लिखा है कि अपने देश में और कई अन्य देशों में भी यह प्रथा चल पड़ी है कि जो भी कवि राष्ट्रीय कविताएं लिखता हो उसे राष्ट्रकवि कह देते हैं, किंतु यह काफी नहीं है। प्रत्येक जाति की आध्यात्मिक विशेषता होती है, कोई सांस्कृतिक विशेषता होती है, संसार और जीवन को देखने का कोई नजरिया होता है। जो कवि इस दृष्टिबोध को अभिव्यक्ति दे सके वही राष्ट्र का राष्ट्रकवि कहलाने योग्य है। भारतवर्ष में हम मैथिली शरण, माखनलाल चतुर्वेदी और सुब्रमण्य भारती को राष्ट्रकवि कहते हैं, किंतु यह आंशिक सत्य है। हमारे असली राष्ट्रकवि वाल्मीकि हैं, कालिदास हैं, तुलसीदास हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, क्योंकि भारत धर्म को उन्होंने सबसे अधिक अभिव्यक्त। दिनकर ये भी कहते हैं कि वैसे तो भारत के राष्ट्रकवि वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास और रविंद्र हैं, क्योंकि भारत की सनातन आत्मा का जैसा सुगंभीर घोष इन कवियों में सुनाई देता है वैसा किसी अन्य कवि में सुनाई नहीं देता। फिर भी हम इन्हें राष्ट्रकवि नहीं कहते हैं। वाल्मीकि, कालिदास और तुलसीदास को तो बिल्कुल नहीं कहते। कारण यह है कि राष्ट्रीय विशेषण भारत में नहीं चलता था। राष्ट्र शब्द का प्रयोग यहाँ भीतर उस अर्थ में होता था जिस अर्थ में आज हम प्रांत या प्रदेश शब्द का व्यवहार करते हैं। ये दूसरी बात है कि वैदिक प्रार्थना में आए हुए राष्ट्र शब्द को अब हम नए अर्थ में ग्रहण करने लगे हैं। भारत का मन राष्ट्रीय कम, अंतर्राष्ट्रीय अधिक रहा है। तब भी दास्ता से मुक्ति पाने के लिए हमने राष्ट्रीय विशेषण को स्वीकार कर लिया, सिर्फ इस भाव से कि राष्ट्रीयता के जागरण के बिना दास्ता का अंत असंभव है। दास्ता और साम्राज्यवाद हम पर यूरोप ने लादे थे और यूरोप ने ही हमें यह भी सिखा दिया कि दास्ता और साम्राज्यवाद से छुटकारा पाने के लिए का उपाय राष्ट्रीय भावों का विकास। पीड़ित समाज का ध्यान पूर्ण पर कम, खंड पर अधिक रहता है। वह युग की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के जोश में युग युग की पीड़ाओं की उपेक्षा करता है। इसी जोश के कारण छायावादी युग में प्रेम और रहस्यवाद की कविताओं की तुलना में राष्ट्रीय कविताएं अधिक लोकप्रिय हुई थी। दिनकर के मन में स्वतंत्र भारत की सुचिंतित परिकल्पना, जिसे उन्होंने 1948 ईस्वी में लिखी गई अपनी कविता भारत के आगमन में इस रूप में व्यक्त किया था कि निज से विरत सकल मानवता के हित में अनुरत से भारत राजभवन में आओ, सब कुछ आज भारत से। इसको नमन करूं मैं। इस कविता की पूरक कविता है। इसमें उन्होंने भारत को एक भूखंड मात्र नहीं बल्कि मूल्य बताया है जो एकता और प्रेम का वाचक। दिनकर लिखते हैं, भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है, नर के नभस चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है, भेदों का ज्ञाता निगूढ़ताओं का चिर ज्ञानी है, मेरे प्यारे देश नहीं पत्थर है पानी है, जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत किसको। उनकी राष्ट्रीयता कोई अमूर्त वस्तु नहीं थी। वे समझ गए थे कि राष्ट्र का आशय वहाँ के समस्त निवासियों से है। उनकी पक्षधरता भारतीय जनता के आकार स्वाभाविक रूप से उसमें राष्ट्रीयता के साथ साथ सामाजिकता का स्वर भी प्रबल होता गया। कविता की पुकार और हाहाकार जैसी उनकी आरंभिक कविताओं से यह बात सिद्ध होती है। स्वर का दीपक और नींव का हाहाकार जैसी बात की कविताएं उसी अवधारा का सहज विकास है। दिनकर लिखते हैं, वहाँ नहीं तू जहाँ जनों से ही मनुजों का भय है, वहाँ नहीं तू जहाँ जनों से ही मनुजों को भय है, सबको सबसे त्रास सदा सब पर सबका संशय है, जहाँ स्नेह के सहज स्रोत से हटे हुए जनगण हैं, झंडों या नारों के नीचे बटे हुए जनगण हैं, कैसे इस उत्सुक विभक्त जीवन को नमन करूं मैं, इसको नमन करूं मैं भारत इसको। दिनकर ने राष्ट्रीयता की पहचान को मात्र भावनात्मक प्रतिक्रिया से उबारकर चिंतन, परीक्षण तथा आत्मालोचन को स्वस्थ रूप देने का प्रयत्न किया। साथ ही इस राष्ट्रीयता के सार्वभौम मानवता के रूप में विकसित होने का स्वप्न देखा। आजादी के पहले से ही भारतीय राष्ट्र की परिकल्पना और उसके स्वरूप को लेकर विवाद रहा है। दरअसल
भाषा संबंधी चेतना से राष्ट्र की अवधारणा का और राष्ट्र से राष्ट्रीयता की अवधारणा का गहरा संबंध है। इसलिए भाषा का सवाल भी इस विवाद का हिस्सा रहा है। ये सच है कि राष्ट्र की अवधारणा को साकार करने के लिए एक संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, लेकिन उस दौर में भाषा का सवाल एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका था। भाषा, राष्ट्र और राष्ट्रीयता तब सर्वाधिक विचलित करने वाले प्रश्न थे। स्वभावतः हिंदी को लेकर एक उत्तेजनापूर्ण वातावरण बन गया। भाषा राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का एक सशक्त साधन है। मध्यकाल में महाकवि विद्यापति ने अपनी जनभाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था, देसिल पैना सज्जन मिलता। फिर 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी भाषा के विकास को सर्वतोमुखी विकास का मूल घोषित किया था। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। लेकिन निज भाषा को लेकर दिनकर का भावबोध यदि गहरा है। उन्होंने लिखा है, ज्ञान का साहित्य मनुष्य किसी भी भाषा में लिख सकता है जिसे उसने भली भांति सीख लिया हो, किंतु रस का साहित्य वो केवल अपनी भाषा में लिख सकता है। प्रत्येक ऐसे देश की आत्मा जिसका कोई इतिहास है उस देश की अपनी भाषा में बोलती है। भारत की भाषा उसकी अपनी भाषा है। अंग्रेजी के माध्यम से हमने भारत की महिमा का प्रचार किया है, अन्यथा अंग्रेज और अंग्रेजों के युग में भी भारत की आत्मा की भाषा उसकी अपनी भाषा ही थी। अपनी भाषा की उन्नति करना और उन्नत देशों की भाषाएं सीखना ये दोनों परस्पर विरोधी कार्य नहीं है, किंतु भारत को यदि मौलिक राष्ट्र बनना है तो उसकी अपनी भाषाओं को सर्वाधिक महत्व देना पड़ेगा। कविता हो या गद्य, दिनकर अपनी रचनाओं में भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रवक्ता प्रतीत होते हैं। यहाँ तक कि अपनी प्रेम कविताओं में भी दिनकर पूरी मनुष्यता की ओर से बोलते दिखाई देते हैं। अपने काव्य नाटक उर्वशी में पुरुरवा के कंठ से मानो कवि दिनकर भी कह उठते हैं कि मध्य मानो की विजय का सूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य। दिनकर अपने समय के सूर्य। स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय इतिहास का वह दौर था जिसमें हिंदी कविता में देशभक्ति आवेश का विषय बन गई। जैसे मध्ययुग में दिनकर स्वतंत्रता आंदोलन के प्रवक्ता कवि थे, इसलिए उनमें देशभक्ति का आवेश सबसे प्रचंड रूप में अभिव्यक्त हुआ। वह दौर हिंदी में जवानी के काव्य का भी दौर था, इसलिए कवि के आवेश के बाण पर शान चढ़ाया। लेकिन दिनकर को इसलिए श्रेय देना चाहिए कि उनकी कविता आवेश के विस्फोट से नष्ट नहीं हो गई। कारण यह है कि उसमें जैसा तीव्र आवेश था वैसी ही गहन वैचारिकता भी थी। उनकी प्रत्येक कविता एक वैचारिक संरचना है, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती, वह उनके आवेश को संभाले रहती है। आवेश को संभालने वाली दूसरी चीज जो उनके पास है उनकी भाषा है, जिसमें न कोई शब्द कभी अनुपयुक्त होता है, न ही कोई वाक्य अव्यवस्थित। वह कविता अराजकतावादी क्रांति को का रूप प्रस्तुत करने वाली पत्रिका जैसी कोई कविता हो, या जनतंत्र की धारणा प्रस्तुत करने वाली जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता हो, या फिर स्वतंत्रता की संकल्पना प्रस्तुत करने वाली रोटी और स्वाधीनता शीर्षक कविता हो, निश्चय ही आवेश को विचार में और विचार को आवेश में बदलने वाला ऐसा कवि कविता के इतिहास में विरल है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कवि का यथार्थबोध परिपक्व होता गया और वह पश्चिमी आधुनिक कविता के संपर्क में आता गया, उसमें आवेश की मात्रा कम होती गई, लेकिन वैचारिक ऊर्जा की प्रखरता। उनकी भाषा भी आशीन के जल की भांति पारदर्शी होती, पर कवि का मस्ती भरा लहजा जो शायद उनकी कविता का सबसे बड़ा आकर्षण है, अंत तक बना रहा। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने बहुत पहले लिखा था, भारत की राष्ट्रात्मा के मर्म को स्पर्श करने की जैसी क्षमता दिनकर में पड़ रही थी, वैसे किसी दूसरे कवि में नहीं मालूम होती। भारतीय लोक जीवन के सम्मुख राष्ट्रीयता का रसात्मक स्वरूप प्रस्तुत करने की आशा दिनकर जैसे की जा सकती है, और वह बहुत अंशों में पूरी। अपने काव्य जीवन के शुरुआती दौर में दिनकर राष्ट्रीयता को परम धर्म समझते थे। 1946 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक मिट्टी की ओर में उन्होंने लिखा था, हम पराधीन जाति के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीयता की अनुचित उपासना से हमारी राष्ट्रीय शक्ति का ह्रास होगा। राष्ट्रीयता हमारा सबसे महान धर्म और पराधीनता हमारी सबसे बड़ी समस्या है। दिनकर कमोबेश इसी बात को अपनी कविताओं में भी दोहरा रहे थे। रेणुका, हुंकार और सामधेनी की कई कविताओं में वे इसे व्यंजित कर रहे थे, तथा दिल्ली और मॉस्को शीर्षक कविता में स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि चिल्लाते हैं विश्व विश्व कह जहाँ चतुर नर ज्ञानी, बुद्धि भीड़ सकते न डाल जलते स्वदेश पर पानी, नगपति के पद में
जब तक है बंधी हुई जंजीर, तोड़ सकेगा कौन विषमता की बस्तर प्राचीर, तोड़ सकेगा कौन विषमता का बस्तर प्राचीर। ओंकार का रचयिता जब कविताएं लिख रहा था तो पूरे देश में क्रांति की ज्वाला निकल गई थी। दिनकर का मानना है कि जब दुनिया में चारों ओर आग लग गई हो, जब पराधीन जातियां अपने तौर तरीके उतार फेंकने के लिए बड़े बड़े आंदोलन चला रही हों और साम्राज्यवाद में कसकर बांधने की नई नई कड़ियां कर रहा हो, तब युद्ध के नए युद्ध के बीज बो रहे हों और मिनट मिनट पर हृदय को हिला देने वाले संवाद कान में पड़ रहे हों, तब ऐसा कौन कलाकार है जो अपनी वैयक्तिक भावनाओं को उचित से उचित देने में कोशिश करे। दिनकर की राष्ट्रीय कविताएं इसी मनोधूम में जा रही हैं। जब राष्ट्रीय कविताओं के दिन पूरे हो गए तब तक और जब तक और उसके बाद भी दिनकर के मन में तालियों की गड़गड़ाहट का मोह बना हुआ था। उस समय वे यह महसूस कर रहे थे कि उनका वास्तविक व्यक्तित्व यही है। 1956 ईस्वी में अपने पुराने दिनों को याद कर वे बेहतर बोलते थे। 24 फरवरी 1956 को बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के रजत जयंती समारोह के सभापति पद से बोलते हुए उन्होंने कहा था, कैसा था वह समय जब कविता सुनकर पूज्य राजेंद्र बाबू की आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगता था और बिहार के श्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह मसनद पर सिर उनकर रोने लगते थे और श्रोताओं के बीच से अच्छे अच्छे वयस्क लोग अपने अपने सिर के बाल खींचकर खड़े हो जाते थे। आज वह समा कहीं भी दिखाई नहीं दे। दिनकर ने अपने अभिभाषण में कहा था कि लोग कभी कभी मुझसे पूछ बैठते हैं तेरी आपत्ति हो गई, लेकिन इसका जवाब क्या दिया जाए। देश स्वाधीन हो गया, अब तो हाकिम और महकूम, जालिम और मजलूम तथा शोषक और शोषित जो भी है अनी है, अब आप किसके खिलाफ क्या आग पैदा करके अपने को जलाएं। सच तो यह है, दिनकर की आग कभी ठंडी नहीं हुई। कवि और कलाकार का महत्व आग के कारण नहीं होता, उसके हृदय में करुणा और शांति की स्रोतस्विनी प्रवाहित होती रहती है। दिनकर की कविता की चिंगारियां बाहर से आनी थी। ये चिंगारियां भगत सिंह के बलिदान से उत्पन्न हुई थी, चंद्रशेखर आजाद की शहादत से फैली थी। ये अच्छा हुआ कि दिनकर काव्य का यह अध्याय बहुत जल्द समाप्त हो गया। रसवंती की भूमिका उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वे जब कविता लिख रहे थे तब बाहर बम फूट रहे थे, इसलिए बारूद की कुछ गंध उनकी कविता में आ गई। खास बात यह है 1950 ईस्वी के बाद दिनकर ये महसूस करने लगे थे कि उनकी राष्ट्रीय कविताएं उनके वास्तविक व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती और न इसके द्वारा उन्हें साहित्य के इतिहास में बहुत ऊंचा पद प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने इस सत्य का साक्षात्कार किया कि कवि के रूप में जीने के लिए उन्हें अपनी मुद्रा बदलनी पड़ेगी। स्वभावतः उन्होंने अपनी मुद्रा बदल ली और अपने नकाब को उतार फेंका। चक्रवाल की भूमिका में लिखा है कि राष्ट्रीयता मेरे व्यक्तित्व के भीतर से नहीं जन्मी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत। भारतवर्ष में वैदिक काल से ही उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम चिंतन परंपरा चली आई है और संयोग उसी समय रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं में विश्व मानवता का रूप भर रहा था। उन सबसे प्रभावित होकर ही नीलकुसुम की कविताओं में दिनकर भारतीय चिंताधारा के उस मूल स्रोत के पास आ पहुंचे। राष्ट्रीयता दरअसल एक नकाब थी, लेकिन हिंदी के कुछ आलोचकों ने उसे ही दिनकर का वास्तविक रूप समझ लिया था। इसलिए दिनकर के वास्तविक स्वरूप को देखकर उन्हें झुंझलाहट और निराशा हुई, परंतु दिनकर अपनी राह चुन चुके थे। 1954 ईस्वी के बाद या 1954 ईस्वी के कुछ पहले से ही दिनकर ने अनुभव करना शुरू किया कि राष्ट्रीयता कोई बहुत ऊंचा तत्व नहीं है। साहित्य के आधुनिक बोध शीर्षक के पत्र में उन्होंने लिखा, राष्ट्रीयता लगभग पशु धर्म है। भैंस अपने खूंटे पर किसी दूसरी भैंस को आने देना नहीं चाहती। यही भाव विकसित और परिमार्जित होकर मनुष्यों के बीच राष्ट्रीयता कहलाता है। कभी दिनकर इसी बात को कोयला और कवित्व में दोहराते हैं। टिकने देती भैंस नहीं बाहर वाली भैंसों को अपने खूंटे से खेल कर बाहर कर देती है। यही भाव विकसित शस्त्र होकर लड़की भाषा में राष्ट्र का प्रेम, राष्ट्र का गौरव है। पुनः वे इस बात को और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, और आपको विदित नहीं क्या राष्ट्रवाद यह कैसे विश्व मनुष्य को जन्म ग्रहण करने से रोक रहा है। कारण राष्ट्रवाद भाव। जिस राष्ट्रीयता को उन्होंने अपनी युवावस्था में ही अपने मन में संजो कर रखा था, आगे चलकर उससे उनका मोह भंग हो गया। वे देश की काव्य प्रगति से परिचित थी जागरूक कवि थे। समय की हर पुकार न सिर्फ उनके कानों तक पहुंची, बल्कि उन पर उसकी प्रतिक्रिया भी हुई। इसी युगबोध ने उन्हें नए साहित्य आंदोलनों का स्वर सुनने पर विवश किया और शुद्ध कविता की खोज में वे राष्ट्रीयता से अंतर्राष्ट्रीयता की तरफ। उनका मानना था कि युद्ध और राष्ट्रीयता एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। राष्ट्रों के बीच जब तनाव आता है तब उससे युद्ध उत्पन्न होते हैं और युद्ध आरंभ होने के बाद राष्ट्रीयता की शक्ति में और भी वृद्धि हो जाती है।
युद्ध और राष्ट्रीयता दोनों के दोनों राजनीति हैं। जब तक देश किसी दूसरे देश पर अधिकार जमाता है, तब गुलाम देश के लोगों को शासित देश के लोग घृणा का ज्वार उमड़ता है। घृणा से इसी द्वार से राष्ट्रीयता उत्पन्न होती है। जैसे राष्ट्रीयता राजनीति का एक रूप है, उसी प्रकार युद्ध भी राजनीति है। राजनीति जब सफेद लिबास में होती है, हम उसे शांति कहते हैं। जब उसके कपड़े लहू से लाल हो जाते हैं, युद्ध कहलाती है। युद्धों से होने वाले विनाश से आज ही जाकर आधुनिक मनुष्य निष्कर्ष पर जा पहुंचा है कि युद्ध का उन्मूलन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए वह राष्ट्रीयता को भी अपलोड करता है। जब तक राष्ट्रीयता है, दुनिया देशों में बनी रहेगी। जब तक राष्ट्रीयता है, युद्ध होते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीयता और शांति एक ही तत्व के दो नाम। जब तक शांति स्थापित नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीयता का स्वप्न हवा में भरमाता रहेगा। और जब तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन मजबूत नहीं होते, देशों के आपसी भारत के स्वाधीन होने तक दिनकर ने जीवन के अंतर्राष्ट्रीय पक्ष पर विचार नहीं किया था, लेकिन स्वाधीनता के बाद वे जीवन को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करने लगे। जननी जन्मभूमिश्च लेख में उन्होंने यह सोचने का प्रयास किया कि अपने देश को अन्य देशों से श्रेष्ठ समझने का नैतिक आधार क्या है। नील कुसुम में संकलित दो कविताओं को पढ़कर ऐसा लगता है कि दिनकर राष्ट्रीयता का बंधन तोड़कर अंतर्राष्ट्रीयता का आलिंगन करना चाहते हैं। उनकी कविता का शीर्षक ही था राष्ट्र देवता का विसर्जन। परंतु जिस कवि ने आजीवन राष्ट्रीयता का शंखनाद किया हो, उसे राष्ट्रीयता के से मुक्ति का मार्ग मिलना भी कठिन है। बावजूद इसके दिनकर ने अपनी बदली हुई धारणा के पक्ष में समुचित तर्क दिए हैं। वे कहते हैं कि राह चलते यदि पैर में कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए दूसरे कांटे की आवश्यकता होती है, किंतु कांटा निकल जाने के बाद दोनों ही कांटों को फेंक देना चाहिए। इस तर्क के अनुसार जैसे दास्ता एक प्रकार का शूल है, वैसे ही राष्ट्रीयता भी एक प्रकार का शूल है। भारत ने एक शूल का उपयोग करके दूसरे शूल को निकाल दिया है। अब इस भारत शूल को फेंक देने की जरूरत है। दिनकर यह भी नहीं कहते कि राष्ट्रीयता कोई दूषित तत्व है, इसलिए इसका त्याग कर देना चाहिए, बल्कि वे यह कहते हैं कि राष्ट्रीयता का उपयोग समाप्त हो गया है और अब भलाई इसी में है कि राष्ट्रीयता को अलविदा दें। नील कुसुम में संकलित हिमालय का संदेश नामक कविता में राष्ट्रीयता को त्याज्य बताया गया है, क्योंकि युद्ध अपने को राष्ट्रवाद का सका समझता है। दिनकर लिखते हैं, जब तक ये झंडे पैर रहे अभिमान नहीं या सोता है, देखें तो तब तक मनुष्य विश्व मनुष्य का जन्म कहाँ से होता है। मैं राष्ट्रवाद का सत्ता कहूँ, तोड़ेगा मेरा सम। राष्ट्रीय भावों के उभार से युद्ध की आशंका गहराती है। इसलिए मनुष्य जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीयता की दिशा में आगे बढ़ेगा, युद्ध की आशंका खत्म हो जाएगी और चारों ओर शांति की सुगंध फैल जाएगी। हिटलर के प्रबल राष्ट्रवाद को द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण माना गया है। अतः स्वाभाविक रूप से इस दौर के राष्ट्रीय चिंतन में राष्ट्रीयता को एक नकारात्मक शब्द मान लिया गया था। दिनकर तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से परिचित थे और प्रभावित हुई, इसलिए आगे चलकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता विरोध में खड़ी होती है तो उसका विसर्जन ही कर दिया जाना उचित होगा। वे मानते थे कि स्नेहनीय राष्ट्रीयता दूसरे देशों के हितों पर आघात करके नहीं, बल्कि सबके साथ आपसी मेलजोल और शांतिपूर्ण सद्व्यवहार के आधार पर चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।